बागवान साहब, मैं डिम्पल पांचटा एक बार फिर से आप लोगों के साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आज का जो हमारा बागवानी की बातों में जो विषय है वो बहुत ही सीरियस है और आने वाले आजकल का समय है या आने वाले समय में वो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा नुकसान करती है एक फार्मर को उसके सेब के बगीचों में या नाशपाती में या दूसरी चीजों में, और वो जो जिस की बात हम कर रहे हैं वो है हमारी माइट। चाहे वो पियर की रस्ट माइट हो, चाहे टू स्पॉटेड हो, यूरोपियन रेड माइट हो। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या हमारा फार्मर उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसे आप उसको उससे नुकसान से अपने बगीचों को बचा सकते हैं। बहुत सारे फार्मर बोलते हैं कि इस साल हमारी क्रॉप थी, माइट आई थी, अगले साल फूल नहीं आया या बीमा वीक आया, तो उसमें कहीं ना कहीं रोल हमारी माइट का भी होता है। पिछले वर्ष भी हमने एक वीडियो बनाई थी। इस वर्ष फिर से हम एक वीडियो के माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहते हैं, और इसी विषय आज मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा, बल्कि आज हमारे पास कीट विषय विशेषज्ञ संगीता शर्मा जी हमारे बीच मौजूद है, और ये हमारे मशोबरा रिसर्च सेंटर में कार्यरत है, एंटोमोलॉजी साइंटिस्ट है हमारे। तो आज ये आपको जानकारी आज माइट की भी देंगे, हम उसके फ्रेंडली कीड़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे फार्मर को बताइए कि माइट को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या टेम्परेचर के साथ साथ कैसे बढ़ता है, ये कितनी जल्दी मल्टीप्लाई होता है, इसको कैसे हम कंट्रोल करें, और जो भी सारी चीजें हैं। पहले आप हमारे को यूरोपियन रेड माइट और ट्रू स्पॉटेड आइडेंटिफिकेशन करवाइए हमारे फार्मर को, उसके बाद हमारे माइट रस्ट माइट के बारे में बताइए, और उसकी बचाव के लिए और कुछ ऐसी चीजें जहां पर ऑलरेडी माइट आ चुकी है वो चीजें आप बताएं, और उसके जो फ्रेंडली कीड़े हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में। जितने बागवान भाई बहन हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं पांचटा जी के सहयोग से समय पे कोशिश करती रहती हूँ कि आप लोगों को हम माइट के बारे में अवेयर करते रहे। जैसे कि पांचटा जी ने कहा पहचान के बारे में, तो हम चाहेंगे कि फार्मर को हम चित्र के द्वारा वो पहचान करवाएं। जैसे हमने देखा है कि बगीचों में मेन जो है यूरोपियन रेड माइट का या टू स्पॉटेड माइट का प्रकोप रहता है। अगर हम यूरोपियन रेड माइट की बात करते हैं तो यूरोपियन रेड माइट जो है वो स्पाइडर वर्ग से बिलोंग करती है, जैसे कि आपकी मकड़ी होती है उसकी तरह लगती है। अगर हम यूरोपियन रेड माइट की बात करें तो वो देखने में इस तरह से दिखाई देगी, और उसके सर्दियों के अंडे इस तरह से आपकी डंडियों पे दिखाई देंगे। जो आपके हम HMO की रिकमेंडेशन देते हैं वो इसलिए देते हैं कि जो ये माइट के अंडे हैं वो फूट ना पाए। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि माइट के जो अंडे उसमें से इस तरह से लार्वा निकलता है, और ये फिर कई निम्फल स्टेजेस से होकर गुजरता है और लास्ट में इस तरह से एडल्ट बनता है। ये जो है आपकी मादा माइट है, और ये जो है ये नर माइट है। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता है। मैं अभी आपको बागवान भाई पहचान करवा रही हूँ, मैं इसके बाद इसके लक्षण और इसका जो उपचार है उसके बारे में बताऊँ। ये है दूसरी आपकी टू स्पॉटेड माइट। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि इसमें 2 स्पॉट है इसकी पीठ पे, इसलिए इसका नाम टू स्पॉटेड माइट है। हमने यूरोपियन रेड माइट के अंडे लाल रंग के देखे, और इसके जो अंडे हैं वो बिल्कुल आपको मोती के आकार के दिखाई देंगे। इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे थे नाशपाती, क्योंकि अब फार्मर्स का नाशपाती की तरफ भी बहुत रुझान हो गया, तो नाशपाती पे बहुत ज्यादा कंप्लेंट आती है, वो है हमारी रस्ट माइट की। जो हमने अभी 2 माइट देखी उसमें आप देखेंगे कि जो रस्ट माइट है इसकी शक्ल बिल्कुल डिफरेंट है, जो आपकी टू स्पॉटेड माइट है या आपकी यूरोपियन रेड माइट है। ये अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ऐसे लगेगा जैसे कि एक कील सी रखी हुई है। जैसे हमने बात की यूरोपियन रेड माइट या टू स्पॉटेड माइट, उसमें हम बोलते हैं कि ये मकड़ी की तरह दिखती है, और जैसे कि हम जानते हैं कि मकड़ी की 8 टांगे होती है, लेकिन इसकी आपको 4 ही टांगे दिखाई देगी, और वो भी आगे के पोर्शन पे होती है। इसलिए बिल्कुल इसकी शक्ल सूरत जो है वो आपकी यूरोपियन रेड माइट और टू स्पॉटेड माइट से अलग है। दूसरे जो इसके लक्षण है, जब ये रस चूसती है तो इस तरह से रस्टिंग आपके फ्रूट पे दिखाई देती है। जब ये फ्रूट पे दिखती है तो उस समय तक फार्मर का बहुत नुकसान हो चुका होता है, और इस तरह का जो फ्रूट है उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। ये वाला पोर्शन है, इसमें भी आपको माइट दिखाई देगी। ये जैसे हमने इसको एनलार्ज किया है माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इस तरह से ये पड़े होंगे। जैसे आपको अभी तो ये बड़े दिख रहे होंगे, पर ये नंगी आंख में दिखाई देते हैं। ये हम
उसमें हमने आपको बताया है कि जो माइट है वो रस चूस के नुकसान करती है, और इस तरह से जो ग्रीन बिल्कुल हरे रंग का जो पत्ता है वो माइट के रस चूसने के से इस तरह से आपके ब्रॉन्जिंग हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं तांबे के रंग में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको बताना चाहूंगी कि लाइफ साइकिल कैसे चलता है। जैसे कि सर्दियों में माइट जो है सर्दियों के अंडे देगी, इस तरह से जो डंडियों में या कटे फटे भागों पे होंगे। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो ये माइट के अंडे जो है फूटने शुरू हो जाते हैं। जब माइट के अंडे फूटते हैं तो नई नई कॉम्प्ले आनी शुरू होती है, फिर ये वहां पे चले जाते हैं। फिर वहां पे समर एग्स आते हैं, जो आपके आजकल लीफ पे दिखाई देंगे वो समर एग होंगे। अगर हम आजकल देखेंगे तो ये सेकंड या थर्ड जनरेशन तक आपकी जो माइट है वो पहुंचने लगी है। जैसे कि अब क्लाइमेट चेंज हुआ है तो कई बार जो है टेम्परेचर आपने देखा होगा कि फरवरी में ज्यादा हो गया था, तो ये मार्च एंड में भी फूटने शुरू हो गए। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो गया तो हमने अभी तक जितने भी वापस सैंपल आ रहे हैं तो हमने उसमें देखा कि माइट की जो पॉपुलेशन है वो काफी कम है। अब जैसे जैसे माइट का टेम्परेचर बढ़ेगा और सूखा रहेगा तो आपके बगीचों में जो 2 स्पॉटेड माइट है, जो अब यूरोपियन रेड माइट के साथ साथ आनी शुरू होगी, उसका प्रकोप बढ़ना ज्यादा हो जाएगा। और जबकि आपकी जो यूरोपियन रेड माइट है उसमें अगर मॉइस्चर मिलता है और टेम्परेचर आपका 19 से 21 डिग्री का अगर उसको मिलता है तो फेवरेबल कंडीशन हो जाती है उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए। जबकि जो ये 2 स्पॉटेड माइट है जिसको हम पॉली हाउस माइट भी बोलते हैं, ये ज्यादातर हम जो कार्नेशन या फूल वगैरह लगाते हैं, पॉली हाउस का जो लोग काम करते हैं या बीन है, उसके ऊपर इसका प्रकोप अधिक रहता है। तो जितना ड्राई, अगर हम नेचुरल कंडीशन की फील्ड की बात करें तो जितना ड्राई पीरियड होगा उतनी आपकी 2 स्पॉटेड माइट फैलती है। जैसे कि हमारी मजबूरी है कि हमारे को जालियां डालनी पड़ती है अपने पेड़ों को ओले से बचाने के लिए, तो वो फेवरेबल कंडीशन आपकी यूरोपियन रेड माइट के आक्रमण को बढ़ाने में कर देती है। जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि लास्ट स्टेज है, इसमें बिल्कुल आपके तांबे के रंग के पूरे पत्ते हो गए। तो आपने इस स्थिति तक नहीं पहुंचना, आपने पहले देखना कि इस तरह से मेरे पत्ते तो नहीं फीके होने शुरू हो गए, तो इसका मतलब कि आपके स्प्रे करने का समय आ गया है। जैसे आजकल का समय है तो आजकल बागवान भाइयों आप लोग HMO का स्प्रे कर सकते हैं, जिसकी डोज जो है वो रहती है अब आपकी आधी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि 2 लीटर आपको एक ड्रम में डालना। जबकि जो ये विंटर एग्स थे ये आपने हरित कली अवस्था पे 4 लीटर डाला होगा। इसका ये फायदा है कि आपके जितने भी मित्र कीट है, जिसकी हम अभी आपको पहचान करेंगे। अगर आप माइट की बात करें तो ये हमारी मित्र माइट है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये मित्र माइट है। तो अगर आप HMO का स्प्रे करते हैं तो ये इनके लिए सेफ रहता है और मित्र माइट को कोई नुकसान नहीं होता। जबकि इसकी जगह अगर हम अकेरीसाइड या आपके इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो जैसे आपके लेडी बर्ड बीटल है, ये आपकी सिरफिड फ्लाई है, इन सब को नुकसान हो जाता है। क्योंकि माइट के अलावा भी बहुत से कीड़े हैं जो फार्मर को बगीचे में नुकसान पहुंचाते, तो हमने उनका भी ध्यान रखना है ताकि उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े और हमारे को इंसेक्टिसाइड की तरफ ना जाना पड़े। इसके अलावा कुछ प्रीडेटरी थ्रिप्स होते हैं जो आप ये देख पा रहे होंगे, ये भी आपके फायदेमंद कीट है। कुछ एक ग्रीन लेस विंग बोलते हैं हम, उसका लार्वा ये आपके एफिड वगैरह उनको चट कर जाता है। इसके अलावा एंथोकोरिड बग है जो इस तरह से काले रंग का, ये सीजन में थोड़ा लेट आता है पर ये भी एक बहुत ही अच्छा किसानों के लिए मित्र कीट है जो माइट की जनसंख्या को कंट्रोल करने में बड़ा फायदेमंद साबित होता है। अगर हम जैसे पियर रस्ट माइट है जिसका बहुत अधिक प्रकोप हो रहा है, तो हम इसके लिए कोशिश करते हैं कि जो आपका पेटल फॉल है, जो पियर का पेटल फॉल की मैं बात कर रही हूँ, उस समय अगर आप HMO या फिर कोई अकेरीसाइड का इस्तेमाल करें तो हम कोशिश करते हैं कि ये फ्रूट पे जाने से पहले आपको इसको कंट्रोल कर पाए। अगर हम बात करते हैं आपके 2 स्पॉटेड माइट की या यूरोपियन रेड माइट की कंट्रोल की, तो हम कोशिश करते हैं कि मिक्सिंग ना करें। जैसे कि लोग आजकल फंजीसाइड भी डाल रहे हैं या न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं आपकी, वो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। अभी इसके ऊपर काम हो रहा है और अभी हम काफी अर्ली स्टेज पे है, पर इसका हम बहुत ही जल्दी आपके लिए सॉल्यूशन लेके आएंगे। पर एक मोटा सा जो आइडिया है तो उसमें आपने HMO के बीच में कभी भी जो सल्फर फंजीसाइड है वो नहीं डालने हैं, और या जैसे कैप्टान है इसकी इनकम्पेटिबिलिटी पाई गई है और इसको जो है वो हम लैब में स्टडी करते हैं, उसके बाद जो कॉम्बिनेशन आते हैं उसको हम फील्ड में लेके जाते हैं। तो इसका एक कुछ साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें कि हम इसकी pH वगैरह देखते हैं। इसकी ये चीजें हैं जो फार्मर के कंट्रोल में नहीं है, तो हम उसमें pH में देखते हैं कि अगर
बहुत ज्यादा वेरिएशन पीएच में आती है। क्या करते हैं हम, कोई भी फंजीसाइड है या आपका इंसेक्टिसाइड है या एचएमओ, उसकी पहले हम सिंगल मतलब अकेले उसकी पीएच लेते हैं, फिर उसके बाद जब हम उसको में फंजीसाइड डालते हैं या इंसेक्टिसाइड डालते हैं, फिर हम उसकी पीएच को आधे घंटे के बाद या उसको हम 48 ज्यादातर हम इसको 24 घंटे तक कोशिश करते हैं कि पीएच में कोई वेरिएशन तो नहीं आ रही है। अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल से वो एल्केलाइन तो नहीं हो रहा है या वो अम्लीय तो नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई बहुत बड़ी वेरिएशन आ जाए तो हम इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है उनको आगे लेके नहीं जाते। या मैक्सिमम हमने देखा है कि अगर हम न्यूट्रिएंट्स, फंजीसाइड और एचएमओ को मिलाते हैं तो एक ऑयली सी लेयर आती है, या क्या होता है कि नीचे बैठ जाएगा जो पाउडर फॉर्म में होगा, सेडिमेंटेशन जिसको हम बोलते हैं। तो उसका भी एक मानक है कि कहाँ तक वो हमने लेना है, कहाँ तक नहीं लेना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन फार्मर्स जो है वो ना बनाए जब तक इसमें पूरी स्टडी नहीं। हाँ, ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि जो सल्फर फंजीसाइड है या कैप्टान है उसको आप एचएमओ में ना मिलाएं। फिर फार्मर्स के कई बार ये भी क्वेश्चन होते हैं कि हम फंजीसाइड कब मिलाएं और कब हम एचएमओ और उसके बीच कितना समय दें, गैप दें। तो कम से कम अगर आपके फंजीसाइड का टाइम हो रहा है तो और आपकी जो पॉपुलेशन है माइट की वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे है, तो आप पहले फंजीसाइड पे जा सकते हैं और एचएमओ का स्प्रे करने में और फंजीसाइड का स्प्रे करने में कम से कम 10 दिन का गैप जरूर दें, नहीं तो टॉक्सिसिटी आने के चांस रहते हैं। इसके अलावा हम जो लोग पॉली हाउस में काम कर रहे हैं, या जैसे आप प्रैक्टिस है कि बेसिन एरिया में भी सब्जियां वगैरह लगा रहे हैं, तो उसमें इस तरह से 2 स्पॉटेड माइट आती है। तो यही 2 स्पॉटेड माइट जो है ये हमारे बगीचों में जानी शुरू हो गई। इस वजह से जो है मिक्स सी पॉपुलेशन आनी शुरू हो गई है। और डॉक्टर साहब, एक फार्मर के मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें आती है कि जो हमारा खास तौर पर ये शमीर बेस्ड या कैप्टान बेस्ड है, तो अगर पहले भी फार्मर कर रहा है स्प्रे के और बाद में भी कर रहा है तो फाइटोटॉक्सिटी आ रही है, तो हमारे को मुझे लग रहा है कि हमारे को तो कम से कम 1-1.5 महीने का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शमीर है ये इसमें कैप्टान भी मिक्स है, और कैप्टान के एचएमओ के साथ हमने फील्ड में भी देखा है और लैब स्टडीज में भी देखा है, तो टॉक्सिसिटी आना इसका स्वाभाविक है। तो हम फार्मर को यही रेकमेंड करेंगे कि एक तो इसकी मिक्सिंग बिल्कुल ना करें, और अगर आपका दोनों का समय हो रहा है तो कम से कम 10 दिन का गैप उसमें जरूर दे। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो कंपैटिबिलिटी इस पे ट्रायल चल रहे हैं और अगले साल तक हम जरूर किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप ये एक चीज और बताएंगे हमारे बागवान साथियों को कि जो अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कब किस पर्टिकुलर टेम्परेचर में माइट ज्यादा मल्टीप्लाई होती है या थोड़े उसकी कंट्रोल मिलता है? जैसे कि मैंने आपको, अगर हम यूरोपियन रेड माइट की बात करते हैं तो यूरोपियन रेड माइट को मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि अगर आपका 19 से 21 डिग्री टेम्परेचर है, जो एवरेज हम टेम्परेचर लेते हैं, तो उसमें उसके मल्टीप्लाई होने के चांस बहुत ज्यादा है। साथ में यूरोपियन रेड माइट में ह्यूमिडिटी, जिसको हम आर्द्रता बोलते हैं, वो भी होनी बड़ी जरूरी है, जो कि हमें बरसातों में मिलती है। जैसे कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया ही होगा अपने बगीचों में कि आपके जो यूरोपियन रेड माइट है वो बरसातों में जून के एंड जब आपका प्री मानसून आता है उसके बाद वो ज्यादा फैलती है। तो इसमें एक कंडीशन है कि इसमें टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी का होना जरूरी है। जबकि 2 स्पॉटेड माइट का जो इसका मल्टीप्लिकेशन का जो टेम्परेचर है और इसके जो कंडीशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जैसे कि जितना ड्राई पीरियड होगा तो उतनी आपकी 2 स्पॉटेड माइट फैलती है। और 2 स्पॉटेड माइट में क्या होता है, जनरेशन जो होती है इसकी इसका जो लाइफ साइकिल है ज्यादा जल्दी हो जाएगा जितना इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। उससे क्या होगा, नंबर ऑफ जनरेशन ज्यादा होगी। तो 2 स्पॉटेड माइट यूरोपियन रेड माइट के अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा जल्दी से बढ़ती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, क्या जो हम अभी एचएमओ करेंगे, क्या वो कितना कारगर रहेगा हमारा वुली एप्पल एफिड और सेंजो स्केल के लिए? जैसे कि हम वुली एप्पल एफिड की बात करें तो कुछ जो है वुली एप्पल एफिड पे एचएमओ का भी रोक लग सकती है। दूसरा, जैसे कि इंसेक्टिसाइड अगर आपको वुली एप्पल एफिड के लिए करना है तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि स्पॉट एप्लीकेशन करें। जहां जहां आपको दिखाई दे रहे हो, साफ आपको दिख जाते हैं रुई के पाए, तो आप उन डंडियों पे करें बजाय इसके कि सारे बगीचे में करें, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है एक साइड से, और जितना ज्यादा आप केमिकल डालेंगे तो पेड़ को नुकसान ही होगा।
होगा। और डॉक्टर साहब बहुत सारे फार्मर ऐसे भी है जो इसके साथ हमारा यूरिया मिक्स करते हैं, क्या ये सही प्रैक्टिस है? हमने तो जो लैब स्टडीज की और फील्ड में भी किया, तो उसमें जब भी हमने एचएमओ में यूरिया डाला तो एक ऑयली सी लेयर आई, और जब हम उसको फील्ड में करते हैं तो वो टॉक्सिसिटी देता है। ये जो हम पहले भी इस पे स्टडीज हुई है, तो ये हम इसको इनकम्पेटिबल ही मानते हैं इसके साथ इसको नहीं हम एचएमओ के साथ। हाँ जी, क्या गवर्नमेंट क्या थोड़ा है कंपेटिबिलिटी। डॉक्टर साहब, क्या हम एक चीज जान सकते हैं कि जो हमारी एक्रेसाइड, इंसेक्टिसाइड और एचएमओ है वो कितना कारगर रहता है? मतलब एचएमओ क्या रिप्लेसमेंट कर सकता है इंसेक्टिसाइड और एक्रीसाइड की? कितने परसेंट तक? एचएमओ के साथ ये है थोड़ा सा ड्रॉबैक कि एचएमओ जो लो पॉपुलेशन पे ही कंट्रोल कर पाता है, जैसे हम माइट की बात करें तो इसलिए हम, आपने देखा होगा हमारे स्प्रे शेड्यूल में भी वॉलनट साइज तक इसकी रिकमेंडेशन है। फिर जैसे जैसे ग्रोथ आपके पेड़ की बढ़ रही है या साइज आपके फ्रूट का बढ़ रहा है वॉलनट के बाद, तो वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जब बरसातें आएगी तो ह्यूमिडिटी भी इसको मिल रही है, टेम्परेचर दोनों मिल रहा है, ऊपर से हमने जालियां भी डाली, तो फेवरेबल सा कंडीशन है, तो उस समय जो है एचएमओ काम नहीं करता। एचएमओ अर्ली स्टेज पे एक पत्ते पे 10 से 12 तक माइट है, तब तक वो काम करेगा। अगर उससे ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी तब हमारे पास अभी डॉक्टर साहब जो भी हमारे के 1 और 2 भी नहीं है, मुझे लगता है कि आजकल का समय बहुत उपयुक्त हो चुका है, क्योंकि बारिश के बाद अभी ह्यूमिडिटी कंडीशन बन रही है, तो हम शायद आसानी से इसको एचएमओ से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा ये बताएं फार्मर को चार्ट के माध्यम से कि जो इसमें ज्यादा क्लियर है कि जो फ्रेंडली। मैं ये अब आपको बताना चाहूंगी कि हम फार्मर को इतना ज्यादा वरीड नहीं करना चाहिए। कुदरत ने हमारे को जहां हानिकारक कीट दिए हैं उसके साथ साथ हमारे को फायदेमंद कीट भी दिए, जैसे कि आप पहले वाली फोटो देख पा रहे होंगे, तो इसमें लेडी बर्ड बीटल है जिसको सारे बच्चे भी जानते हैं। इसके साथ एक लार्वा है, इसने देख रहे होंगे आपकी एफिड को मुंह में पकड़ा हुआ है। अगर आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ना भी करें और यही आपके फील्ड में बहुत ज्यादा हो तो ये खुद आपके कंट्रोल कर लेता है। और अगर हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो इनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। दूसरा आता है सिरफिड फ्लाई, ये वाले जिसमें आप इसको हम सुनहरी मक्खी भी बोलते हैं। जब आपके फूल पड़ते हैं मधुमक्खी के साथ साथ आपने देखा होगा सिरफिड फ्लाई भी मिलती है। इसमें डिफरेंस ये है कि इसका जो पेट है वो चपटा होगा और ये बड़ी एक जगह खड़े रह के घूमती है। ये भी हमारी मित्र माइट है। एक ये क्राइसोपा बोलते हैं हम इसको, ग्रीन लेस विंग है, ये भी शाम को लाइट के पास आता है, ये भी हमारा मित्र कीट है। इसके अलावा एक एंथोकोरिड बग है, ये माइट को कंट्रोल करने में बड़ा ही फायदेमंद साबित होता है, ये भी हमारा मित्र कीट है। जैसे कि हमने ये देखा कि ये आपकी प्रीडेटरी माइट है, जो नुकसान करने वाली माइट है उसको खाती है। जब इसने यूरोपियन, अगर ये आपको दिख रहा होगा तो ये थोड़ी सी लाल रंग की, इसका मतलब इसने यूरोपियन रेड माइट को पे फीड किया है। ये वाला जो ऊपर वाली आप फोटो देख रहे हैं ये वुली एप्पल एफिड की है, जिसको हम बोलते हैं पैरासाइट। तो ये क्या करता है, इसके जो एफिड है उसके पेट में ये अंडे देता है और इसकी पॉपुलेशन अंदर चलती है। जब इसका एडल्ट निकलता है तो इसका पेट फाड़ के बाहर निकलता है और वुली एप्पल एफिड इस तरह से काले रंग का, और उसमें से छोटे छोटे एग्जिट होल आपको दिखाई देंगे। तो ये भी कंप्लीट कंट्रोल करता है। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि जिसके लिए हमें लांटो करते, थ्रिप्स आपने सुना होगा, उसको कंट्रोल करने के लिए भी प्रीडेटर थ्रिप होती है। अभी मैंने एक आपको लाल रंग की दिखाई, ये वाली जो ऊपर है ये काले रंग की है, जिसमें आप व्हाइट और ब्लैक कलर के बैंड देख सकते हैं। तो ये हमारी मित्र माइट है और इसके बारे में फार्मर्स को कई बार पता नहीं होता और वो स्प्रे कर देता है, जिससे कि इनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। अगर हम कम से कम स्प्रे करेंगे तो इनकी पॉपुलेशन आपके बगीचे में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और खुद वो कंट्रोल कर लेगा और कम से कम आपको केमिकल फ्यूचर में स्प्रे करना पड़ेगा। जैसा कि बागवान साथियों आपको एक कंप्लीट जानकारी मिली है, आपको वुलिया फीड की भी मिली है और आपके माइट की, रस्ट माइट की, यूरोपियन रेड माइट की, टू स्पॉटेड रेड माइट की। तो बागवान साथियों हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारे विषय विशेषज्ञ हैं, साइंटिस्ट हैं नॉन यूनिवर्सिटी में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ही लिए काम करते हैं और जरूरत है कि हम हमारे को वो जानकारियां नहीं होती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक पैकेज एंड प्रैक्टिस की बुक जो नॉन यूनिवर्सिटी भी उपलब्ध करवाती है, आप शुद्ध हिंदी में होती है, वो हर फार्मर उसको ले सकता है। उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती है और उसके साथ साथ थोड़ा एनालाइज अगर मैं करूं डॉक्टर साहब की बातों का,
तो कहीं ना कहीं हमारे को ये देखना होगा कि जो हमारे इंसेक्टिसाइड है, चाहे क्लोरोफोरिफॉस है, थायोमेथोक्सोम है, इस तरह के अगर हम इंसेक्टिसाइड बगीचों में करते हैं, जितने भी ये फ्रेंडली पॉपुलेशन बताई गई है अभी, वो सारे के सारे मर जाएंगे। उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है हमारी माइट। एक तो ऑलरेडी हमारे पास खर्चे ज्यादा है हमारे बगीचों पे, और हमारे को जो वापसी आ रही है वो बहुत कम आ रही है, तो हमारे को अपने खर्चे भी कम करने पड़ेंगे। कभी भी आपको वूली एप्पल एफिड मिलता है तो वो उसको आप स्पॉट स्प्रे से कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करने से परहेज करें, और साथ ही साथ जितना हो सके अभी टाइमली आप HMO 2 लीटर के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे कीजिए। और जो हमारा भी एक्सपीरियंस है उसमें आप जितने भी कॉपर बेस्ड है, चाहे ज्यादातर जो मेरे को फोटोग्राफ्स आते हैं, जैसे शमीर बहुत सारे लोग, कईयों ने पहले किया होता है, कई लोग बाद में करते हैं, कैप्टान आप लोग करते हैं, उसमें क्या दिक्कत आती है, वो फाइटोटॉक्सिसिटी आती है और पूरे पत्ते आपके पीले बन के झड़ जाते हैं। ये गलती आप भी ना करें। और मैं तो ये चाहूंगा कि भी एक HMO की जब आप स्प्रे करते हैं, इस तरह का मॉलिक्यूल आप नेक्स्ट स्प्रे में ना करें, और पहले भी ना करें, उसके नेक्स्ट स्प्रे में आप जरूर करें। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने नेचर को बचाइए, और अगर नेचर जीवित रहेगा तो हमारी बीमारियां भी कंट्रोल रहेगी, अदरवाइज हमारे पॉकेट पे हमेशा ही प्रेशर बना रहेगा। तो मैं अंत में डॉक्टर साहब का अपनी तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से डॉक्टर साहब आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी बागवान साथियों को दी, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में भी आप ऐसे ही फार्मर वेलफेयर के लिए काम करते रहे और फार्मर को अवेयर करते रहे। धन्यवाद पांचा जी। इससे पहले कि हम अपने वीडियो का अंत करें, अभी मुझे एक फोन आया था जहां पे एप्पलसीला का बहुत ज्यादा प्रकोप देखा गया है। ये लास्ट 2 ईयर से इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो मेरा फर्ज है कि मैं उसके बारे में भी अपने फार्मर्स को अवेयर करूं। आप इसको देखेंगे कि जो ये फ्रूट है उसके ऊपर ये आपको दिखाई देगा आजकल रस चूसता हुआ, तो ये जो है एक सकिंग पेस्ट है और छोटे साइज का, परंतु इसको आप नंगी आंखों से बड़े आराम से देख सकते हैं। तो जो रस चूसने से क्या होता है, जो फ्रूट है वो श्रिंक हो जाता है। तो आपने इसके लिए आप इस कंट्रोल के लिए रोगर की स्प्रे कर सकते हैं। रोगर की स्प्रे से जो है लोगों में भ्रम है कि माइट बढ़ जाती है, माइट जो है डरमेट की स्प्रे से बढ़ती है। तो हमारी जो रिकमेंडेशन अभी सकिंग पेस्ट के लिए, वो चाहे आपके एफिड है, अभी आपने देखा होगी जब नई नई कॉम्प्ले आती तो एफिड आने शुरू हो जाते, तो ये जितने सकिंग पेस्ट है, कुछ एक जगह बग की भी प्रॉब्लम आती है, ये भी सकिंग पेस्ट है, जिससे कि फ्रूट आपने देखा होगा टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है। तो इन सब के कंट्रोल के लिए हम रोगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने इसको किसी फंजीसाइड में मिक्स नहीं करना। और ये प्रॉब्लम कुछ समय के लिए रहती है, उसके बाद ये जून के बाद आपको नहीं दिखाई देगी। जहां जहां बागवान भाइयों को ये समस्या आ रही है, तो मेरा उनसे यही आग्रह रहेगा कि वो स्पॉट एप्लीकेशन करें। और रोगर जो है हमारा 200 ml एक ड्रम में पड़ता है और यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन में है। आपने देखा होगा बागवान साथियों, बाद में एप्पल में डिंपल से पड़ जाते हैं, गहरे गहरे से छेद बनते हैं, तो वो इसी की वजह से आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आजकल लोग बहुत ही उस कीड़े को देख के या आप दुकानदार के पास जाते हैं कंपनी में, तो आपसे वो तरह तरह की एप्लीकेशन कराता है, जो नॉनी द्वारा रिकमेंडेशन है। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उससे हमारी माइट भी नहीं बढ़ती है और ज्यादा सारी चीजें कंट्रोल हो जाएगी। तो रोगर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके पास। क्या डॉक्टर साहब हमारा फार्मर HMO प्लस रोगर भी डाल सकता है, क्या ऐसा कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन है, पर मैं अभी इसको रेकमेंड नहीं करूंगी। कुछ एक आपने फ्रूट में देखा होगा छोटे छोटे छेद भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये उसको भी कंट्रोल कर देगा जो उसमें अंदर चलेगी। क्योंकि अभी हमारे पास ऑप्शन एक सिस्टेमिक में रोगर ही है जो कुछ करता है, या लार्वा की आजकल जैसे कैटरपिलर उनकी बड़ी समस्या है। तो ये सारों के लिए एक कारगर उपाय आपके साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ ही समय बाद हो सकता है मेलाथियोन आपका बैन हो जाए, तो आप इस समय रोगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अंत में मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं, और बागवान साथियों आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। आप लोग हमारे से जुड़े, और हमारा ये बागवानी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, और हम फार्मर वेलफेयर के लिए हमेशा खड़े हैं, और हमेशा आप लोगों के साथ मिलकर हम इस कार्य को अंजाम देंगे। धन्यवाद।